हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया है और जब मैंने डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखेंगे तो मैं आपको इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूले वहीं से सिखा दूंगा। तो आज मैं इंटीग्रेशन में आपको बेसिक इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा क्योंकि फिजिक्स में हम लोगों का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही कम है। मतलब मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन, बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन फिजिक्स में हमें बहुत बेसिक इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। केवल हायर प्रॉब्लम में ही जाके हम लोगों को बहुत टिपिकल इंटीग्रेशन चाहिए होता है। अदरवाइज ये समझिए कि बहुत बेसिक इंटीग्रेशन से हमारा काम चल जाता है। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पहले डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मतलब समझा, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करना सीखा। सेम इंटीग्रेशन में भी होगा, ये यहाँ भी समझेंगे हम कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और फिर इंटीग्रेशन बेसिक किया कैसे जाता है। और ये भी हमारा मैथ्स, आपका मैथ्स का जो सेक्शन है इंटीग्रेशन, ये फिजिक्स में बहुत जगह कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास एक y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये इस तरीके से कोई कर्व दिया हुआ है। ठीक है, x और y में रिलेशन है, ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस पर एक छोटी सी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेंगे, एक रेक्टेंगुलर पट्टी की तरह लेंगे आप। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पट्टी है और इसकी जो विड्थ है ये मानेंगे dx। dx मतलब बहुत स्मॉल। ठीक है, ये dx हो गई। और देखो इसकी हाइट यहां पर जो है, अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे कर्व पे आप यहां मूव करते हैं तो यहां पर y कोऑर्डिनेट इन सब जगह क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, यानी कि हाइट सबकी वेरी करती जाएगी। तो मैं यहां पर इसकी हाइट एफ एक्स ले सकता हूं, एफ एक्स मतलब y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये जो हमने ली है, ठीक है, ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया dx। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब अगर हम बात करें, हम ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप ले सकते हैं यहाँ पे। अब ये पता है, ये तो बहुत बड़ी बना के दिखाई है, ये इनफाइनाइट स्मॉल स्ट्रिप है, बहुत छोटी सी। ठीक है, पर बहुत छोटी बनाऊंगा तो दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए यहाँ तो हम बड़ी बना के दिखा रहे हैं, बट कैलकुलस के हिसाब से ये इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप्स है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप ली जा सकती हैं इस तरीके से। इन सब में आप एक खास बात देख रहे हो, क्योंकि यहाँ y वेरी कर रहा है तो इन सब का जो ये y है यानी कि ये हाइट, ये सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, तो अगर मैं इन सब स्ट्रिप के ये जो एरिया है इन सबको मैं जोड़ दूं, ठीक है, मान लीजिए मैं इनको जोड़ देता हूं, कहां से कहां तक, इस लाइन से इस लाइन तक इनको जोड़ दूं। ठीक है, इसे ले लेता हूं मैं x इक्वल टू ए, इसे ले लेता हूं मैं x इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां से यहां तक अगर जोड़ दूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एरिया। इस यानी कि ये कर्व यहां से यहां तक, ये कर्व जो एरिया इनक्लोज कर रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो सबका एरिया लिया जाता है एफ एक्स इंटू डी एक्स लिया जाता है। अब आप कहेंगे ये तो आपने एक ही स्ट्रिप के लिए बताया था, लेकिन जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी एफ एक्स चेंज होता रहेगा ना। जब यहां डालेंगे आप एक्स तो ये वाली स्ट्रिप का एरिया आएगा, यहां का डालेंगे तो यहां वाली स्ट्रिप का आएगा। ठीक है, तो इन सबके स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ने के लिए, सम करने के लिए, सम को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहां इंटीग्रेशन में एक सिंबल यूज करते हैं हम जो एस की तरह दिखता है। ठीक है, इस तरीके से ये। ठीक है, इसका मतलब है इन सब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को जोड़ दिया गया है, इसी को हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन बेसिकली हमें क्या देता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। कोई कर्व, ठीक है, जितना एरिया बाउंड करता है, देखो इन सबको जोड़ने से इसको जो मैंने सिंबल लगाया समेशन का, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, तो ये इन एरिया को क्या कर रहा है, ये क्या सिंबल बता रहा है कि सारे एरिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे तो टोटल एरिया किसका आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये जितना कर्व एनक्लोज कर रहा है ये सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब
इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन मतलब हमारा हो गया एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये आपका एरिया बाउंडेड बाय कर्व हो गया। तो इंटीग्रेशन से, जैसे डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था बच्चों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, अब आपको क्या होता है, जो सिमेट्रिकल फिगर होते हैं, ट्रायंगल, सर्किल, इनके एरिया आपको आते हैं, लेकिन अगर आपको कोई इस तरह का कर्व दे दिया जाए, कोई भी रैंडम शेप का, ऐसे मान लीजिए इस तरीके से दे दिया, ठीक है, इसका एरिया निकालना है यहां से यहां तक, तो अब आपके पास, क्योंकि इस कर्व का आपके पास कोई ये सिमेट्रिकल ऐसा डायग्राम जरूरी नहीं हो, तो आपके पास कोई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इंटीग्रेशन की हेल्प से आप ये पूरा एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखें यहां पर, अब देखिए कहां से कहां तक एरिया निकालना है। मान लीजिए कि x पर ये x इक्वल टू a से शुरू है, हो सकता है कर्व इधर भी हो, लेकिन आपको छोटे से पोर्शन का एरिया चाहिए हो, पूरे का भी चाहिए हो सकता है और कुछ पर्टिकुलर सेक्शन का भी चाहिए हो सकता है, तो x इक्वल टू b रखा। तो यहाँ पर बताना पड़ता है हमें कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे देख रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, एफ एक्स लिखा है ना, इसको मैं डिफरेंशिएशन में बता चुका हूं, तो यहाँ x इक्वल टू a और x इक्वल टू b तक निकालना है, क्योंकि ऐसे तो ये पूरे का भी निकाल सकता है। तो जब हम यहाँ लिमिट देते हैं, इसको बोलते हैं लिमिट, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय, यहीं से इससे बताते हैं, एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स, और ये देखो यहाँ dx है, dx किस पे, मतलब x एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, फिर ये देखो ये है, जो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, जैसे dx है, तो ये x इक्वल टू ए लिखोगे आप, x इक्वल टू ए, एंड ऊपर क्या है, x इक्वल टू बी। इसे आप बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, ऊपर है अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। तो एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स, एक्स एक्सिस, एफ एक्स, एक्स एक्सिस, चार चीजें हैं, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। तो चलो यहां पर देखते हैं, एफ एक्स हो गया ये पोर्शन, इतना पोर्शन ये एफ एक्स हो गया, बाकी का साइड का नहीं लेंगे हम, क्यों, वैसे तो पूरा ही एफ एक्स है, लेकिन साइड का इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, जो लिखा है वो x इक्वल टू ए है, तो x इक्वल टू ए बेटा ये हो गया, ये लाइन सीधी। ठीक है, x इक्वल टू बी ये वाली लाइन हो गई, x एक्सिस ये हो गया, चार चीजें हो गई यहाँ पर। तो ये एरिया कितना बाउंड कर रहे हैं, ये एरिया बाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये एरिया आ गया, राइट। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन करते हैं तो आप इससे पढ़ सकते हैं, यहां पर क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप किसको बोल दें। ठीक है, ये 4, तो ये चार चीजें, ठीक है, जब ये लिमिट के साथ दिया होता है, अगर लिमिट ना हो तो इसे बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तब इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है अगर लिमिट ना दी हो, और जब लिमिट दी हो विदाउट लिमिट, ठीक है, तब हमें नहीं पता है कि एरिया तो तब भी दे रहा है ये, लेकिन हमें नहीं पता कहां से कहां तक देगा, इसलिए इसे इनडेफिनेट करते हैं। और डेफिनेट कब कहते हैं इसे, डेफिनेट इंटीग्रेशन विद लिमिट, जब विद लिमिट हम लोग इसको निकालते हैं। तो जब हमने ये लिमिट नहीं दी थी तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, और जब लिमिट दे दी तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो लिमिट में एक डेफिनेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहां पर ये चार चीजें ध्यान रखनी है, अगर लिमिट ना दी हो तो फिर हम इसको ये सिंपल कहते हैं ये एरिया। ठीक है, अब कहां से कहां तक ये हमारे लिए बताना मुश्किल है बिना लिमिट के, लेकिन अगर लिमिट दी हो तो हम बता देंगे यहां से यहां तक एरिया है, तो ये चार चीजें होंगी लिमिट दी होगा तो। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका हमेशा क्या रहेगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, राइट। चलिए अब हम बेस, ये इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अब मान लीजिए कल को आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कर्व दिया हो, मान लीजिए इस तरीके से दिया है,
और वर्क डन हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आगे ग्राफ्स में, आगे चैप्टर है ग्राफ्स, उसमें ग्राफिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएंगे, सारी टेक्निक यूज होंगी, इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की, ज्योमेट्रिकल भी, और इक्वेशन से सॉल्व करना सब सिखाया जाएगा उसमें। तो आप देखो यहाँ पर वर्क डन जो निकलता है वो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ के लिए निकालना है वर्क डन, तो ये जब एरिया निकालते हो ना आप इतना, ये वर्क डन के इक्वल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, अब ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया, कोई कर्व भी हो सकता है, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन दी हो तो इंटीग्रेट कर दिया, राइट। तो यहाँ पर बहुत इजीली हम लोग ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जब हमें इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें इंटीग्रेशन देखते हैं कि किया कैसे आता है। तो मैं आपको एक इंटीग्रेशन में एक बेसिक बात बता देता हूँ, क्योंकि आपका बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है, और फिजिक्स में बहुत बेसिक इस्तेमाल होता है। आप बस एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिया है मुझे, और मान लीजिए ये इंटीग्रेशन आता है जी एक्स। अब क्योंकि मैंने यहाँ लिमिट नहीं ली, तो जब लिमिट नहीं लेते हैं तो हमें साथ में सी लगाना पड़ता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये सी हम लगता है, और जब लिमिट दी होती है तो नहीं लगता है, करेक्ट। मैं दोनों बताऊंगा, लिमिट के साथ कैसे करना होता है, बिना लिमिट के कैसे करते हैं, ठीक है। लिमिट में लिमिट पुट कैसे की जाती है, मेनली वो बस सीखना है। तो ये एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो आपको यहां पर ये देखना है, ठीक है, कि अब इसके अंदर कंडीशन क्या है कि ये एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ, केवल तब, कब, जब आप ये देखें कि डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो, ठीक है। आप दोबारा देखिए, हमें यह देखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स किसके इक्वल हो, एफ एक्स के हो। अब मैंने तो यहाँ जी एक्स लिखा, हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी, ठीक है। मैं समझाऊंगा इसको, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। तो ये कब पॉसिबल है, ये केवल और केवल तब पॉसिबल है जब डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स के इक्वल हो, ठीक है। अब इसको देखो, मैं समझाता हूं कैसे करते हैं। जब मैं यहां पर इसको gx को, ये dx को इसके साथ ले जाता हूं ऐसे, fx dx, करेक्ट। अब देखो यहां पे डिफरेंशियल का सिंबल है। अब पता है आपको इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी कि जो काम डिफरेंशिएशन करता है उसका इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये उसके इफेक्ट को खत्म करता है इंटीग्रेशन। तो अगर आप यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं तो इस डिफरेंशिएशन के अफेक्ट को ये इंटीग्रेशन खत्म कर दे रहा है, ठीक है। इनको काटना नहीं है बेटा, यानी कि देखो ये डेरिवेटिव और ये एंटी डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव अगर मिलेगा तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये खाली बचता है जी एक्स, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है तो प्लस सी लगा दो, ठीक है। तो यह आ गया एफ एक्स डी एक्स। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। तो ये जो डेरिवेटिव था ना यहाँ पे इसका, इसके इफेक्ट को इसने खत्म कर दिया। तो ये देखो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जी एक्स प्लस सी। तो ये मैंने यहाँ पे बताया कि एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स। अब आपको क्या सोचना है, बस आपको ये सोचना है जी एक्स लाना है आपको, ठीक है। अब जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स के इक्वल होता है, तो आप ये सोचिए कि एफ एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, एफ एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करना है, तो ये अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये मुझे सोचना है। तो मुझे सोचना है साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको पता है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स, याद है आपको। अब आप देखिए कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो अगर मैं कहूं माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस साइन एक्स होगा, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉस एक्स का। तो यहाँ पे जी का काम कौन कर रहा है, खुद ही देखो, इसको इधर ले जाओगे dx को, ठीक है, ऐसे d ऑफ माइनस कॉस एक्स साइन एक्स dx, ठीक है, करेक्ट, ये आ गया।
अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ये इसके इफेक्ट को खत्म करेगा, ये क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ध्यान रखने के लिए ये ध्यान रखना है कि यहां जिसका इंटीग्रेशन करना है वो किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले फॉर्मूले ही बताता हूं। चलिए इंटीग्रेशन के अब फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं फंक्शन और यहां लिख देता हूं एफ एक्स डी एक्स। अब आपने करना क्या है, जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो जो इधर से हमने लिखे थे कुछ फॉर्मूले, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, और टेन एक्स, आपका कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ठीक है। इस तरीके से याद है, ये हमने 6 फॉर्मूले लिखे थे, तो हमने इनका डिफरेंशिएशन इस तरफ लिखा था। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, कॉस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स। अब इसका आपने लिखा था सेक स्क्वायर एक्स, इसका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का लिखा था सेक एक्स टेन एक्स, इसका लिखा था माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। याद आया आपको? पहले इनका देखते हैं। अब आपने क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन में आपने इधर से इधर जाना है, इस तरफ आप इस तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर यहां पर कोई माइनस या कांस्टेंट है वो इसके नीचे लेके आ जाना है इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे जाना है इंटीग्रेशन में, ये येलो वाले जो है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन में इधर से इधर गए थे, इंटीग्रेशन में उल्टा आ रहे हैं, ठीक है। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल का सिंबल होता है ना, तो फिर यहाँ पर मतलब जब हम हटाते हैं तो इधर से इधर आना होता है, मैं आपको बता भी दूंगा अभी। तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का भी ये माइनस इधर ले जाना है, साइन एक्स का माइनस cos x, ठीक है। इससे क्या होगा, डिफरेंशिएट अगर भूल भी गए कभी आप तो डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन पकड़ लोगे, ठीक है। और ये भी पता रहेगा किन के डायरेक्ट इंटीग्रेशन होते हैं, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ठीक है, फिर सेक स्क्वायर एक्स। देखो यार 10x का नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, हालांकि 10x का भी इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन सेक स्क्वायर है तो 10x है, ठीक है। फिर किसका, कॉसेक स्क्वायर, ये माइनस है ये इधर लेके जाएंगे हम, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। अगली बारी सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका सेक एक्स। अगली बारी कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये माइनस इधर ले जाना है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो ये माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए। अब हो क्यों रहा है, ठीक है, एक बार इसको भी बताए थे। देखो जैसे आप डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स लिख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान से देखना, करेक्ट, ये लिखा है ऐसे। अब इस dx को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स cos x dx, तो देखो अब इधर की तरफ आ गया dx, और जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन से ये खत्म, एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन, तो क्या बचा साइन एक्स, तो इसका मतलब cos x dx, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो इसलिए मैंने कहा ये सब इंटीग्रेशन में फॉर्मूले, अगर यहाँ माइनस या कांस्टेंट है वो इस तरफ ले जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो साइन एक्स में माइनस था तो मैं माइनस कॉस एक्स करा मैंने, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स। यहाँ था कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखो अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है आप इंटीग्रेशन के कर लोगे। अब आप कहेंगे आपने यहाँ सेक एक्स टेन एक्स का तो किया नहीं है, सेक एक्स मतलब सेक एक्स कॉसेक एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सबका इंटीग्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, ये सीख लो, वो तो मेथड है, उन्हें तो बहुत आसान है करना, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं होगी तो क्या करोगे, फॉर्मूले तो इसमें भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे इंटीग्रेशन देखते हैं कुछ, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप ये जब लेक्चर देखें तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एक साइड लिख लें। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एफ एक्स और यहां इनका इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, यानी फंक्शन क्या ले रहा हूं और इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन के बाद। तो अब हमारी बारी ए की पावर एक्स की, तो ए की पावर एक्स आएगा ए की पावर एक्स अपन लॉग ए,
क्यों? क्योंकि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो लॉग ए कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, तो देखो यहाँ नीचे आ गया। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है, और x की पावर n का ये होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन से पावर बढ़ती है, डिफरेंशिएशन से पावर घटती है, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन करोगे तो पॉलिनोमियल कोई दिया होगा उसकी पावर बढ़ेगी क्योंकि n+1 है, और डिफरेंशिएशन में क्या था n-1, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे a की पावर x, e की पावर x, 1/x और x की पावर n, ये हमने इंटीग्रेशन कर लिए। और एक और देख लेते हैं, √1 - x², इसका होता है साइन इनवर्स x, ठीक है। डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूले बताए थे 1/1 + x², इसका क्या होता है tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन के कुछ बचे हुए फॉर्मूले हो गए, करेक्ट। तो अब आप देखो, आप इन फॉर्मूलों को तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इन फॉर्मूलों को लगा के कुछ इंटीग्रेशन करते हैं और कुछ बेसिक बातें समझते हैं, ठीक है। अब बच्चे, जब मैंने इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से रिलेट कर दिया तो बच्चे सोचते हैं कि जो रूल डिफरेंशिएशन में थे वो शायद इंटीग्रेशन में भी आ जाएंगे, गलत, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन में टर्म वाइज इंटीग्रेशन यहां भी होता है, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन वहां भी होता है। क्या क्या नहीं होता है यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल, ठीक है, कोशेंट रूल, चेन रूल, ये नहीं होते हैं इंटीग्रेशन में, ये नहीं होते हैं। ना प्रोडक्ट रूल होता है, ना कोशेंट रूल होता है, ना चेन रूल होता है, चार ही तो बताए थे। सिर्फ टर्म वाइज इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? टर्म वाइज इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, केवल ये रूल होता है। डिफरेंशिएशन में चार होते हैं पर इंटीग्रेशन में सिर्फ टर्म वाइज होगा, और वो भी मैं बता रहा हूं कि बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है आपका। इंटीग्रेशन मैथ्स में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी टेक्निक है इसमें, लेकिन हमें फिजिक्स में बहुत बेसिक चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेशन का पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे x की पावर 5 dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसके साथ मैं 7 भी लगा देता हूं। तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर चला जाता था और वो डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आता था, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन में भी होगा। इसको 7 को बाहर ले लो, x की पावर 5 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 7 और x की पावर 5+1/5+1, ऊपर अभी फॉर्मूला बताया मैंने ये, क्योंकि यहां मैंने लिमिट नहीं दी तो +c लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आ गया 7/6 x की पावर 6 + c, ये आ गया इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, बहुत इजी है। अब इसमें लिमिट देते हैं, काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट देते हैं ऐसे 1 से 2। अब कैसे करना होता है देखो, सिंपल, इसका इंटीग्रेशन अब सीधा लिख दो, x की पावर 6/6, ये लिमिट 1 से 5, 1 से 2 सॉरी। तो अब पहले क्या करना है, पहले 1/6 को तो बाहर ले लो कांस्टेंट को, x की पावर 6 है, x को 2 से रिप्लेस करो, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी, किसकी जगह? x की जगह। तो ये आपका ये आ गया, तो ये आ गया 1/6, 2 की पावर 6 -1, 1 की पावर 6 1 ही होगा, और ये 2 की पावर 6, ये इंटीग्रेशन आ गया। तो इस तरीके से लिमिट वाले करे जाते हैं, ठीक है। एक और वो देख लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए f(x) dx का इंटीग्रेशन gx आ रहा है सपोज, ठीक है। तो इंडेफिनेट में ऐसे लिखा आपने, और अगर इसकी लिमिट दी हुई है तो कैसे लिखोगे देखो, तब आप इस इंटीग्रेशन को लिखोगे ऐसे, ये इसका इंटीग्रेशन है, आप सी नहीं लगाओगे, ए से बी, क्योंकि अब इसकी डेफिनेट वैल्यू आएगी। फिर पहले x की जगह अपर लिमिट रखोगे g ऑफ b, फिर बीच में माइनस लगाओगे g ऑफ a, ऐसे, इस तरीके से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, और sin x dx, इसकी लिमिट दी है मान लो 0 से π/4, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? -cos x, डायरेक्ट पता है हमें,
ठीक है, ये 0 से π/4, राइट। अब माइनस को बाहर ले लेते हैं हम, खाली cos x बचा अंदर, 0 से π/4, तो माइनस बाहर, cos पहले x को रिप्लेस करो π/4 से, फिर माइनस बीच में, अब x को रिप्लेस करो 0 से। अब cos π/4 कितना होता है 1/√2, cos 145 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री नॉट 145, 1/√2, और cos 0 कितना होता है 1, तो ये माइनस बीच में और ये 1, तो ये आ गया आपका 1 - 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आपका, इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन टर्म वाइज का क्या मतलब है, देखो जैसे मैं बताता हूं, जैसे आपको दिया है sin x + x², तो इसका मतलब चाहो डायरेक्ट आप इसे कर सकते हो इस टर्म का फिर इस टर्म का, क्योंकि इसे खोलोगे भी तो ऐसे लिखा जाएगा sin x dx, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और ये x² dx। ठीक है, लिखने का तरीका बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, सीधा कर दो। अब sin x का क्या हो गया -cos x, ठीक है, और इसका कितना हो गया x³/3, और क्योंकि कोई लिमिट नहीं है तो प्लस थी, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो एक तो ये आपका तरीका हो गया। तो ये आपके तो मैंने कहा ना बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, बाकी तो इसमें मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, फिर आपका बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, दुनिया भर के मेथड है इंटीग्रेशन में, पर आपका फिजिक्स में बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आता है। अब कुछ खास बातें जहां बच्चे अटकते हैं, देखो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx दिया है, ऐसे खाली ऐसे लिखा, कुछ नहीं है इसके साथ, तो हम इसके साथ 1 मानते हैं, और इंटीग्रेशन से पावर बढ़ती है, डिफरेंशिएशन से पावर घटती है, तो 1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट से बढ़ के क्या बनेगा, एक पावर बढ़ाओगे तो क्या बनेगा लीनियर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है x। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर 1 × dt कर दूं यहाँ पे तो क्या आएगा t, तो कौन आना है यहाँ पे, जो ये वेरिएबल है यहाँ पे, ये x था तो x आएगा, ये t था तो ये t आएगा। मान लो कि मुझे दिया है x dt, तो अब x आप वेरिएबल मानते हो ज्यादा, नहीं, वेरिएबल खाली x y z से नहीं माना जाएगा। देखो ये जो कौन है, ये t है, तो t वाले वेरिएबल माने जाएंगे। अब यहाँ x कांस्टेंट काम करेगा, ठीक है, ये x कांस्टेंट की तरह होगा यहाँ पे, भले ये वेरिएबल हो, इससे कोई मतलब नहीं, आप इंटीग्रेट कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो अब यहाँ पर देखो x को आप ऐसे लिख सकते हो, और t का इंटीग्रेशन अभी बताया हमने क्या था, dt का इंटीग्रेशन xt। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो जो यहां पर वेरिएबल है, अगर यहां कुछ नहीं दिया है, मान लो ये दिया है 2dy, ठीक है, तो 2 सीधी सी बात है, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो 1dy रह जाएगा, dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा y आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपने, बहुत बेसिक सी चीज है, पर मैंने बहुत बच्चों को गलती करते हुए देखा है इसमें, उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है इसमें। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये बहुत आसान चीज है इंटीग्रेशन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, डायरेक्ट लगता है ये तो। ठीक है, और आपका तो बहुत इजी मतलब यूज होता है फिजिक्स में, तो बहुत ही ज्यादा इजी, मैंने कहा ना बहुत डिफिकल्ट जहाँ यूज होता है बहुत आगे जाके यूज होता है, वो भी ठीक है, आप स्पेशली वो मैथ्स वाले बच्चों के लिए होता है जो IIT के लिए तैयार करते हैं, और उनका भी इंटीग्रेशन मैथ्स में उतना हो चुका होता है, इसलिए उनको डिफिकल्ट नहीं लगता है। ठीक है, मेडिकल वालों को तो कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। ठीक है, शौकिया आप बिल्कुल सीख सकते हो, बट अगर इतना इंटीग्रेशन आपको करना आता है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों इतना इंटीग्रेशन आप सीख लीजिए, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, और बाकी हम मैं जहां भी इंटीग्रेशन यूज करता हूं कई बार मैं वहां बेसिक जरूर रिकॉल कराता हूं, इनफैक्ट मेरा तो हर लेक्चर में आप देखेंगे हर जगह मैं बेसिक रिकॉल कराता हूं, उसके बगैर मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। चलिए अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले ट्रिगो के बेसिक और थोड़े से बता दूं, जिससे आपका ये मैथ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय और लेंगे इसमें हम, और आपको फटाफट मैथ्स वाला सेक्शन सिखा देते हैं ट्रिगो का स्पेशली। पहले तो कुछ फॉर्मूले ध्यान रखिए आप। ठीक है, ये एंगल से शुरू करते हैं, एंगल से बता देता हूँ, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, मुझे कहते हैं कि सर ट्रिगो भूल गए हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रिगो थोड़ा अलजेब्रा बता देता हूँ आपको। देखिए एंगल में एक तो आप ध्यान रखिए, एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज, सब छोटी क्लासेस में था आपका। एक्यूट होता है व्हेन थीटा लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज होता है जब थीटा 90 से बड़ा होता है। करेक्ट,
एक्यूट लेस देन 90, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा, अगर 90 से घटेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं थीटा एंड 180 माइनस थीटा, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है ट्रिगो में ध्यान रखने हैं। अच्छा, अब 90 डिग्री और ये हमने डिग्री में मेजर किया। हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री में दो तरीके होते हैं मेजर करने के। एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये नाम बस मैं क्यूरियोसिटी के लिए आपको बता रहा हूं। एक होता है आपका सर्कुलर सिस्टम। मतलब इतनी आप ध्यान रख लोगे ना, फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री में यूज मेजर करते हैं और इसमें करते हैं रेडियन में। ठीक है, ये आपका यूज होता है सर्कुलर सिस्टम बहुत ज्यादा। जो पाई वाई में आपके एंगल मेजर करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, उनको रियल नंबर में ऐड कर सकते हैं। अब डिग्री और रेडियन का अंतर मैं बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 प्लस 60 डिग्री जोड़ दो, तो नहीं जोड़ सकते हो आप। जब तक डिग्री को चेंज नहीं करोगे सर्कुलर सिस्टम में नहीं जोड़ सकते हो। ठीक है, 2 प्लस 60 डिग्री 260 डिग्री नहीं हो सकता, 62 नहीं हो सकता। इसको भी डिग्री में होना चाहिए। ये मैंने दिया रियल नंबर आपको कोई, ठीक है, और ये मैंने डिग्री में दिया है सेक्साडेसिमल में, राइट। तो ये जुड़ नहीं सकते। लेकिन अगर मैं कहूं 2 प्लस पाई बाई 2 को जोड़ दो, तो हाँ बिल्कुल एलसीएम लेके जोड़ दो इनको, ये हो जाएगा। क्योंकि ये रेडियन में, रेडियन मतलब रियल नंबर में, इसलिए हमने ये बनाया ताकि हम नॉर्मल रेडियन में अब ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हम लोग कैलकुलेशन में इजीली कर सकते हैं। तो इस 60 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना पड़ता है पहले, और उसका बदलने का इतना आसान तरीका है, बहुत इजी। आप ये ध्यान रखो, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। अब आपको चाहे डिग्री से रेडियन में लाना हो, रेडियन से डिग्री में लाना हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप डिग्री से लाना चाहते हो तो आपने कहा 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन, पाई बाई 180। ठीक है, तो 30 डिग्री में कितने रेडियन, जैसे अभी ऊपर मैंने 60 दिया था, 30 ले लिया, चलो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो 30 डिग्री में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो कितना हो गया 6, तो कितना आ गया पाई बाई 6। तो इसका मतलब 30 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाई 6 के। तो अब यहां अगर मान लो 2 प्लस 30 डिग्री दिया होता ऐसे 2 प्लस 30 डिग्री, तो आप इसे क्या करते हैं, 2 प्लस पाई बाई 6 जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, इस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो बस कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा। सॉरी। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, और पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है। कि सर हम कहीं देखते हैं कि माइनस पाई दिया है या माइनस 180 डिग्री दिया है, माइनस 60 डिग्री दिया है, सर इसका मतलब क्या होता है। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा तरीका ध्यान रखो। पहली बात तो ये 4 क्वाड्रेंट पता होने चाहिए ट्रिगो में आपको, वरना ट्रिगो आपको आ ही नहीं सकती है। मैं देखो यहाँ पे ना एंगल ऐसे मेजर कर रहा हूँ, ये मैं घूम रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। देखिए कैसे घूम रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम पॉजिटिव सिस्टम मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉजिटिव सिस्टम। तो जो भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किए जाएंगे उनको पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, पर अगर कोई बच्चा क्लॉकवाइज घूम जाए, ऐसे ये घूम गया क्लॉकवाइज उल्टा उसके, तो जब हमने उसको पॉजिटिव माना है तो इसे क्या मानेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर पॉजिटिव पाई लिखा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, नेगेटिव पाई लिखा है तो क्लॉकवाइज घूमना है। देखो यहां से ऐसे घूमे तो यहां आएगा पाई, ये है प्लस पाई, और यहां से ऐसे घूमे तो यह आएगा माइनस पाई। बस ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। ठीक है, और वैसे इसको कम यूज करना चाहिए। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या होता है। अब इसमें ना आप बच्चे साइन में बहुत अटकते हैं, मैं आपको एक बेसिक बताता हूं। इसमें आपने पढ़ा भी हो 10th क्लास में, आफ्टर स्कूल टू
कॉलेज ऐसे बता दूंगा, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप इतना कर लो जितना मैं करा रहा हूं, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, यही तो जाओगे आप, स्कूल के बाद कहा जाओगे, कॉलेज, ठीक है, जो मेहनत करेगा वो। अब देखो, आफ्टर का ए ले लो, स्कूल का एस ले लो, ठीक है, और टू का टी ले लो, और सी, कॉलेज का सी ले लो। आपके यहाँ हो सकता है किसी और तरीके से बताया, पर ये आसान लगता है मुझे, इसलिए मैं इसी तरीके से बताता हूँ। आफ्टर का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। अब ऑल का क्या मतलब, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हो आप, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहां से कहां गया, ये देखो, 0 से ये 360 डिग्री है टोटल, ये 90 डिग्री तक फर्स्ट, फिर 90 से 180 डिग्री, 180 से 270, 90 जोड़ते हैं, और ये 360। तो 4 क्वाड्रेंट में हम बांटते हैं ट्रिगो, हमारी गोल गोल में चलती है ट्रिगो। अगर एंगल 360 से ज्यादा होगा तो फिर दोबारा घूमना शुरू कर दो, ठीक है, जितना एंगल बड़ा होगा घूमते रहोगे आप, ठीक है। तो आप देखो, 0 से 90 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एंटी क्लॉकवाइज चलना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड होता है आपका 90 से 180, और ये होता है थर्ड, ठीक है, 180 से 270, और 270 से 360 फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों। तो अब इसमें आप क्या ध्यान रखोगे कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है, जैसे साइन थीटा आप लिखते हो, कॉस थीटा लिखते हो, ये जो एंगल है, अगर ये 0 से 90 में है तो मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें साइन कॉस टेन कॉट सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर साइन टेन कॉट कॉसेक सेक इन सब के आगे जो थीटा है, अगर वो थीटा 0 से 90 में है तो सब पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर वो 90 से 180 में है तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, कॉसेक थीटा, अगर थीटा 90 से 180 में, ठीक है, और टेन कॉट सेक और कॉस ये नेगेटिव होंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, कॉस सेक टेन कॉट नेगेटिव। इसी तरह अगर एंगल थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो 180 से 270 में, तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव, तो कौन कौन नेगेटिव होगा इसमें, साइन कॉसेक कॉस सेक, टेन और कॉट पॉजिटिव, अगर एंगल थीटा 180 से 270 में लाई करता है, और अगर एंगल थीटा 270 से 360 में होता है तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गए, यहां पर ये पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो अब कौन नेगेटिव हो गए, अगर एंगल 270 से 360 में होता है साइन कॉसेक टेन कॉट, ठीक है, इसको ध्यान रखो। ये कैसे याद रखोगे, देखो कितना सिंपल है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मैं नीचे कर रहा हूं इसको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ऑल साइन एंड कॉसेक टेन एंड कॉट और कॉस और सेक, बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है, राइट। दूसरी बात, अब आप ये ध्यान रखें, जैसे साइन 180 या पाई भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, 180 माइनस थीटा हो, ठीक है, 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, ठीक है, या मैं इसे कहूं साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा, एन पाई का मतलब है पाई का एन इंटीजर है यहां पर, ठीक है, तो जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे, करेक्ट। तो एन पाई प्लस माइनस थीटा हो, और 6 के 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सबके साथ यही रूल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर है वही यहां आएगा साइन, और यहां जो थीटा ये थीटा आएगा, और ये प्लस और माइनस दोनों लगा रहा हूं मैं, क्यों लगा रहा हूं, ये डिपेंड करेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो, ये एन पाई प्लस माइनस थीटा हो सकता है, यानी कि पाई का मल्टीपल, जैसे खाली पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, उसका मल्टीपल, और उसके साथ कोई एंगल जुड़ा हो या घट रहा हो उसमें से, प्लस पाई थीटा हो सकता है,
माइनस सॉरी एन पाई प्लस थीटा हो सकता है, एन पाई माइनस थीटा है। तो इससे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता, ये साइन है तो ये साइन आएगा, ये कॉस है तो कॉस आएगा, प्लस माइनस का बताता हूं अभी, ये टेन है तो टेन आएगा। इससे आपको वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होगी। ये कॉट आएगा, ये प्लस माइनस सेक आएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस कॉसेक आएगा। और वैसे भी जब आपको साइन कॉस टेन पता लग गया तो ये तो अपने आप ही मालूम पड़ जाते हैं, रेसिप्रोकली तो करना होता है। तो इनसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलते नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये ध्यान रखो। इसका फायदा बताता हूं क्या होगा। देखिए अब ये प्लस माइनस साइन और बता दें कि इसको कैसे देखना होता है। आपको ये देखना होता है ये ओवरऑल एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसमें ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैंने कह दिया साइन 240 की वैल्यू निकालो, अब ज्यादातर बच्चों को 90 तक आती है वैल्यू, ठीक है, हालांकि टेबल बनाना बड़ा आसान काम है पर एग्जाम में टेबल थोड़ी बनाते फिरोगे। तो आप इसे लिख दो ऐसे, साइन 180 प्लस 60, ठीक है, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब मैंने आपको भी बताया कि 180 का मल्टीपल, जैसे 180 का मल्टीपल 2 डबल करोगे तो 360 हो जाएगा, ट्रिपल करोगे 540 हो जाएगा। तो आपको 0 से 90 में एंगल पता होते हैं ना, 0 में 90 की वैल्यू मैं बता भी देता हूं, ठीक है। जैसे साइन है, साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, कॉस में उल्टे चले जाना बस, और साइन 90। भाई ये वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। सबसे बड़ी वैल्यू साइन की 1 होती है, साइन और कॉस की दोनों की बड़ी वैल्यू 1 होती है, छोटी -1 होती है। अब कॉस में उल्टे चले जाओ, देखो जो साइन 90 की होगी कॉस 0 की होगी, जो साइन 60 की होगी कॉस 30 की होगी, ठीक है, जो साइन 45 की होगी वो cos 45 की, जो साइन 30 की होगी cos 60 की होगी, जो साइन 0 की होगी cos 90 की होगी। उल्टा चले जाना बस cos में, ये तो पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। तो ये जस्ट अब जो 180 प्लस 60 है इसे आप लिख दो साइन 60 पहले, ऐसे सीधा। मैंने कहा ना साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा, सीधा साइन थीटा लिखो, साइन हो cos थीटा लिखो, टेन हो टेन थीटा लिखो। अब आपको देखना है यहाँ प्लस लगाना है बाहर या माइनस लगाना है, कैसे। अब 240 किस में बैठता है, तो देखो क्या करोगे आप 240 के लिए, ऐसे भाई ये हो गया, यहां तक कितना हो गया 180 डिग्री, इसके बाद 60 और यहां तक जाना है, ऐसे मेजर करोगे ना एंगल यहां से 180 180 और ये आ गया 180 प्लस कितना 60, तो ये 270 की लाइन है। तो 240 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है 10 और कॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन, ठीक है। तो साइन 60 कितना था √3/2, वैल्यू कितनी आ गई -√3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू जो निकालने में बच्चे अटकते हैं वो इसको ध्यान रखें कि आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मान लो और करते, ठीक है, आपसे बोल दिया 10,225 की वैल्यू निकालो। अच्छा ये काम सब जगह करता है पर नॉन वैल्यू 0 से 60 में आपको कौन सी होती है 0, 30, 45, 60 और 90 की होती है, तो उनको आसानी से निकाल सकते हो। बाकी फिर थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कि क्या है, और वो आता भी नहीं है। अब इसे भी कर दो 180 प्लस 45, 225 हो गया। अब इसे लिख दो 1045, ठीक है, 1045 कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड है, ये भी 270 से कम है ना, 180 से ज्यादा 270 से कम, तो कौन सा थर्ड में 10 क्या होता है पॉजिटिव। अब 1045 कितना होता है 1, तो +1 आ गया वैल्यू, ठीक है, क्लियर। तो चलिए तो हो गया वैल्यूज को लेके। दूसरा ये ध्यान रखो भाई, cos 180 माइनस थीटा या cos पाई माइनस थीटा, 180 पाई को भी बोलते हैं 180 डिग्री, ये माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा cos थीटा लिखोगे, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पड़ रहा है सेकंड, तो सेकंड में आपका क्या होगा cos नेगेटिव होता है, साइन और cosec पॉजिटिव होता है, cosec tan cot नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और साइन 180 माइनस थीटा ये डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, सॉरी साइन थीटा। तो इसको ध्यान रखिएगा, बच्चे इसे लेके भी कंफ्यूज होते हैं। cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। cos 180 डिग्री क्या होता है -1, ठीक है, cos पाई भी बोलते हैं इसे। अब कुछ फॉर्मूले ये
जैसे आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ध्यान रखो, जितना एंगल यहाँ पे है उसका हाफ करना है, ये हाफ एंगल के फॉर्मूले कहलाते हैं। इसी तरह 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये कहलाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे 2 थीटा है, थीटा आ गया। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इनको याद रखें, 10th वाले तो याद होंगे सारे आपको, इनको ध्यान रखें। 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बहुत यूज होते हैं, इनका बहुत इस्तेमाल हो जाता है फिजिक्स में, बच्चे इनको भूल जाते हैं। अगर ये थीटा होता है थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 रहता है, ये 3 थीटा होता है तो 3 थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2, जो भी एंगल यहाँ पे है ना इनका हाफ करना है आपने, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया आपका। अब थोड़ा सा एलजेब्रा बताते हैं, ठीक है, बहुत थोड़ी सी बात अलजेब्रा में बता देते हैं। जैसे देखो ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अब मान लिया इसको सॉल्व करना है आपको, 10th में था ना, तो श्रीधराचार्य यूज करिए। उसके लिए हम डी निकालते हैं, डी क्या होता है, क्वाड्रेटिक दियो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे, यानी कि एक्स में क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और ये कांस्टेंट सी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें क्या क्या कंडीशन थी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स आएंगे, यानी कि रियल वैल्यूज आएंगी एक्स की, और डी लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी आएंगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीधा श्रीधराचार्य से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना है ये रहा, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, ऐसे। अब कई बार क्या होता है टाइम में क्वाड्रेटिक दे देता है, टाइम में, जैसे ए टी स्क्वायर, टाइम टी दिया हुआ है मान लो हमें, ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब टी के लिए सॉल्व कर दिया आपने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब देखो आप हमेशा ध्यान रखिए कि t कैन नॉट बी नेगेटिव, t नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दो वैल्यू आएंगी टाइम की, तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसे छोड़ देना हमेशा, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो बच्चे कई बार क्या होते हैं, उन्हें ये आता है वो कर देते हैं, इस बात को भूल जाते हैं टाइम नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो ये बच्चों कुछ आपकी बेसिक बातें हो गई जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमने इंटीग्रेशन में थोड़ी सी ट्रिको भी आपके डिस्कस कर दी है, उम्मीद है कि आप इसको ठीक से करेंगे और आपको डेफिनेटली इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, इतना कर लेंगे तो आपको अटकेगा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।